नमस्कार। आज हम हरियाणा के भिवानी जिले में हुई एक बहुत ही दुखद और कहना चाहिए उलझी हुई घटना पर बात कर रहे हैं। लोहारू की ये घटना है। हाँ। ये मामला है 19 साल की मनीषा की संदिग्ध मौत का। हमारे पास इस केस से जुड़े कुछ स्रोत हैं जिनमें काफ़ी डिटेल्स हैं, कुछ नोट्स भी हैं और ये कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों में जो जानकारी है उसे टटोलें, उसका विश्लेषण करें। बिल्कुल। हम देखेंगे कि मनीषा के गायब होने से लेकर फिर उसकी लाश मिलने और उसके बाद की जांच में क्या-क्या हुआ, जैसा इन दस्तावेजों में बताया गया है। हमारा लक्ष्य है कि जो तथ्य हैं, जो गड़बड़ियां दिखती हैं और जो सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला, उनको सामने लाएं। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की दुखद मौत का नहीं है। जैसा कि जानकारी से पता चलता है, ये उन सिस्टम्स पर भी सवाल उठाता है जिनसे हम न्याय की उम्मीद रखते हैं। सही बात है। स्रोतों के मुताबिक पुलिस की जो शुरुआती रिएक्शन थी, फिर वो फोरेंसिक सबूतों का क्या हुआ, और खास तौर पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में विरोधाभास है, वो इस केस को बहुत पेचीदा बना देते हैं। तो चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। घटना का क्रम क्या था, जैसा ये स्रोत बताते हैं। मनीषा 19 साल की थी, शांत स्वभाव की लड़की बताई गई है। लोहारू के पास एक स्कूल है, किड्स केयर बाल विद्यालय। वहां वो टीचर थी। 11 अगस्त 2025 वो रोज की तरह स्कूल गई। दोपहर को करीब 1:58 पर स्कूल से निकली। ओके। उसने अपने पिता संजय सिंह को बताया था कि वो पास के सिंघनी गांव जाएगी, वहां आइडियल इंटरनेशनल कॉलेज है, नर्सिंग का फॉर्म लेने। अच्छा। और आखिरी बार उसे सीसीटीवी फुटेज में वहीं देखा भी गया था। फिर शाम हो गई, मनीषा घर नहीं लौटी। घर पर उसके दादाजी थे। उन्हें चिंता हुई। उन्होंने उस बस ड्राइवर से भी पूछा जिससे वो रोज आती जाती थी। ड्राइवर ने कहा कि भाई कॉलेज जाना था, शायद देर हो गई हो। पर शाम 4:30 तक भी जब वो नहीं आई तो दादाजी ने पिता संजय को फोन किया। ठीक है। इसके बाद चीजें थोड़ी तेजी से बदली। देर शाम करीब 6:45 संजय के पास मनीषा के नंबर से एक कॉल आई। बस 10 सेकंड की कॉल थी। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई और कॉल कट गई। अच्छा। और उसके फौरन बाद मनीषा का फोन स्विच ऑफ हो गया। संजय तुरंत लोहारू से सिंघनी कॉलेज पहुंचे। वहां गार्ड और रिसेप्शन स्टाफ मिले। उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऐसी कोई लड़की आई ही नहीं। अरे। इन दस्तावेजों में यह भी लिखा है कि संजय को लगा कि रिसेप्शन पर जो 3 लोग थे उन्होंने शराब पी रखी थी। ओ, ये तो गंभीर बात है। हाँ। संजय ने फौरन 112 पर पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई, वो उन्हें लेकर दोबारा कॉलेज गए, पर स्टाफ ने सीसीटीवी फुटेज दिखाने से फिर मना कर दिया। इसके बाद संजय गए लोहारू पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने, लेकिन जैसा विवरण बताते हैं पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से ही मना कर दिया। क्या मतलब रिपोर्ट ही नहीं लिखी। हाँ, टाल मटोल करते रहे। कहने लगे किसी के साथ भाग गई होगी या दोस्तों के साथ पिकनिक पर होगी, आ जाएगी 1-2 दिन में। और देखिए, यहीं पर जैसा विश्लेषण कहता है, जांच की पहली बड़ी चूक सामने आती है। पुलिस का ये रवैया, मतलब रिपोर्ट ना लिखना, मामले को हल्के में लेना, इसने बहुत बहुत कीमती वक्त बर्बाद कर दिया। बिल्कुल, ये वो पहला पॉइंट है जिस पर ये जानकारी सवाल खड़े करती है। किसी भी गुमशुदगी में शुरुआती घंटे तो बहुत अहम होते हैं। अगले दिन 12 अगस्त को संजय फिर पुलिस स्टेशन गए। डिटेल्स के मुताबिक काफी आनाकानी के बाद शाम को करीब 5:30 बजे एएसआई शकुंतला ने एफआईआर दर्ज की। ओके, एफआईआर हुई आखिरकार। हाँ, एफआईआर के बाद एएसआई शकुंतला कॉलेज गईं, लेकिन स्टाफ ने फिर वही किया, सीसीटीवी फुटेज दिखाने से मना कर दिया। कहने लगे पुलिस की मौजूदगी में ही दिखाएंगे। पर पुलिस तो मौजूद थी ही, एएसआई तो गई थी। हाँ, यही तो हैरानी की बात है। पुलिस टीम वहां से वापस आ गई और दस्तावेज ये भी बताते हैं कि मनीषा के मोबाइल की आखिरी लोकेशन ट्रेस करने की भी कोई कोशिश नहीं हुई। ये तो बेसिक चीजें हैं जो होनी चाहिए थी। बिल्कुल। फिर 13 अगस्त को एएसआई शकुंतला का फोन आया संजय के पास। बताया कि आइडियल कॉलेज से करीब 1 किलोमीटर दूर नहर के पास एक लड़की की लाश मिली है, आप शिनाख्त के लिए आ जाएं। संजय वहां पहुंचे और वो लाश उनकी बेटी मनीषा की ही थी। हे भगवान। लाश की हालत जो बताई गई है वो वाकई बहुत भयानक है। खेत में पड़ी थी, चेहरा इतना खराब कि पहचानना मुश्किल, जैसे तेजाब से जला दिया हो। उफ। दोनों आंखें गायब थीं, जबड़ा दिख रहा था और गर्दन लगभग कटी हुई थी, बस कुछ इंच से धड़ से जुड़ी थी। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जाहिर है, जैसा नोट्स में भी लिखा है, मौके पर जो लोग थे और परिवार वाले, उन्हें फौरन शक हुआ होगा कि ये सिर्फ मौत नहीं बल्कि रेप के बाद हत्या है। हाँ, उनका पहला शक यही था। जो बाद में पुलिस की थ्योरीज आईं उनसे बिल्कुल अलग। इसके बाद मामला गया पोस्टमार्टम के लिए। पहला पोस्टमार्टम हुआ 14 अगस्त को भिवानी सिविल हॉस्पिटल में। ठीक है। इस रिपोर्ट ने कहा कि मौत का कारण है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग,
मतलब कीटनाशक का जहर। अच्छा, जहर। हाँ, और रेप की संभावना को खारिज कर दिया। तर्क ये दिया कि सीमन नहीं मिला और शरीर पर संघर्ष के निशान नहीं हैं। हालांकि इसी रिपोर्ट में आगे ये भी लिखा है कि मनीषा की सलवार पर संघर्ष के निशान थे। एक मिनट, ये क्या बात हुई? पहले कहा निशान नहीं है, फिर कहा सलवार पर निशान है। हाँ, यही विरोधाभास है। और यहीं पर जो उपलब्ध दस्तावेज हैं वो इस पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर कई गंभीर सवाल उठाते हैं। पहला तो ये कि शरीर में ऑर्गेनोफॉस्फोरस मिलना अपने आप में आत्महत्या का सबूत कैसे हो गया, खासकर जब मौके से कोई बोतल या रैपर नहीं मिला। सही बात है। और जहर खाने के जो लक्षण होते हैं जैसे उल्टी आना, मुंह से झाग निकलना, वो भी नहीं थे। दूसरा, सीमन ना मिलने से रेप खारिज नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं इस पर। और तीसरा, जैसा आपने कहा, रिपोर्ट खुद ही कंफ्यूज्ड है। पहले कहती है निशान नहीं, फिर सलवार पर निशान बताती है। ये तो रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल है। और जैसे ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाहर आई, लोगों में बहुत गुस्सा फैल गया, धरना प्रदर्शन शुरू हो गए, पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे। स्वाभाविक है। दबाव इतना बड़ा कि सरकार को कुछ पुलिस वालों का ट्रांसफर और सस्पेंशन करना पड़ा और इलाके में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। अच्छा। इसके बाद 16 अगस्त को रोहतक पीजीआई में दूसरा पोस्टमार्टम कराया गया। ओके, बड़े इंस्टीट्यूट में। हाँ, इस रिपोर्ट में एक बिल्कुल ही अलग कहानी सामने आ गई। गले के निशानों को कहा गया कि ये अनियमित हैं और शक जताया कि शायद किसी जंगली जानवर के काटने से बने हों। जानवर? हाँ, और चेहरे की जो बुरी हालत थी उसका कारण भी एसिड अटैक नहीं बल्कि जंगली जानवर का हमला बताया गया। कमाल है। और रेप के एंगल को फिर से खारिज कर दिया, वही सीमन न मिलने वाला तर्क देकर। लेकिन ये दूसरी रिपोर्ट तो सवालों को सुलझाने के बजाय और उलझा रही है। स्रोत इस पर भी कई गंभीर विसंगतियां उठाते हैं। जैसे कि पहली तो यही जंगली जानवर वाली थ्योरी। सोचिए, अगर किसी जानवर ने हमला किया तो उसने सिर्फ सख्त हड्डी वाले हिस्सों, चेहरा और गर्दन को ही क्यों नोचा? शरीर के नरम हिस्सों को क्यों छोड़ दिया? हाँ, ये तो अजीब है। और मनीषा के कपड़े भी सही सलामत थे, फटे नहीं थे। नहीं जानवर का लार यानी सलाइवा मिला। और सबसे जरूरी बात, गला घोंटने की जांच में जो हायोइड हड्डी, हायोइड बोन देखी जाती है, उसका रिपोर्ट में जिक्र तक नहीं है। ये तो बहुत अहम पॉइंट है। बिल्कुल। दूसरी बड़ी गड़बड़ आंखों को लेकर है। भिवानी रिपोर्ट कहती है आंखें गायब थीं, रोहतक रिपोर्ट कहती है डीकंपोज थीं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? सही। तीसरा, वो अंगों के गायब होने वाला मामला। भिवानी अस्पताल ने विसरा जांच के लिए किडनी और स्प्लीन के सिर्फ हिस्से भेजे थे, लेकिन रोहतक पीजीआई की रिपोर्ट कहती है कि किडनी, स्प्लीन, यूट्रस और ओवरीज पूरी तरह से गायब, ऑटोलाइज्ड एब्सेंट थे। ये कैसे मुमकिन है? अगर भेजे ही हिस्से गए तो पूरे अंग गायब कैसे हो गए? यही तो सवाल है, क्या हुआ उन अंगों का? और एक और बहुत चौंकाने वाली बात, जिस पर दस्तावेज खास ध्यान दिलाते हैं। क्या? भिवानी से लाश को धोकर बिना कपड़ों के एक प्लास्टिक शीट में लपेटकर रोहतक भेजा गया था। हाँ, ये तो बताया था। तो फिर रोहतक पीजीआई की रिपोर्ट में ये कैसे लिखा है कि लाश पर मिट्टी लगी थी और बालों में घास फूस के तिनके थे? क्या? धुली हुई लाश पर मिट्टी और घास, ये कहां से आई? हाँ, क्या ये सबूत प्लांट करने की कोशिश थी या कोई भयानक लापरवाही? स्रोत इसे एक बहुत बड़े रेड फ्लैग की तरह देखते हैं। ये तो वाकई बहुत अजीब है। और एक और परेशान करने वाली बात है, मनीषा के घुटनों पर जो गहरी चोटें थी। अच्छा। जानकारी के मुताबिक घुटनों पर चोट के निशान थे, लेकिन उसकी सलवार उस जगह से न फटी थी न घिसी हुई थी। तो इससे ये सवाल उठता है, जैसा स्रोत पूछते हैं, कि क्या सलवार मौत के बाद बनाई गई थी या शायद अपराध के वक्त उतारी गई थी? ये सारे सवाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को बहुत ज्यादा संदिग्ध बना देते हैं। तो क्या जमीनी स्तर पर पुलिस की जांच बेहतर थी? लगता तो नहीं है। इस पहलू पर भी उपलब्ध सामग्री कई गंभीर सवाल खड़े करती है। ऐसा लगता है कि जांच के जो बेसिक स्टेप्स होते हैं वो ही नहीं उठाए गए। अच्छा, जैसा विश्लेषण इशारा करता है, कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज टाइम पर नहीं ली गई, क्राइम सीन को ठीक से सिक्योर नहीं किया गया, जो किसी भी जांच की पहली जरूरत होती है। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। मनीषा का जो फोन गायब हुआ, उसे ढूंढने की कोई सीरियस कोशिश नहीं हुई। ना उसके कॉल रिकॉर्ड्स देखे गए, ना आखिरी एक्टिव लोकेशन की जांच हुई। ये सब तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर का हिस्सा होना चाहिए। शराब की बोतल मिली थी, गाड़ी के टायरों के निशान थे, लेकिन उनका कोई फोरेंसिक विश्लेषण नहीं हुआ। अरे! न मिट्टी के सैंपल लिए, न टायर के निशानों का मिलान करने की कोशिश हुई। यहां तक कि उस इलाके के मोबाइल टावर डंप डेटा का एनालिसिस भी नहीं किया गया। इससे पता चल सकता था कि घटना के टाइम वहां और कौन से फोन एक्टिव थे। मतलब ये सब बेसिक इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स हैं जो मिसिंग लगती हैं। हाँ,
और गवाहों के बयानों का भी अभाव है। जानकारी के अनुसार मनीषा के दोस्तों, स्कूल के साथियों या रिश्तेदारों में से किसी के भी डिटेल्ड बयान दर्ज नहीं किए गए। कोई झगड़ा, कोई तनाव, अफेयर एंगल, कुछ नहीं देखा गया। लगता तो नहीं है। इन सब पहलुओं की जांच ही नहीं हुई। और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जो सामने आती है वो है पुलिस के नैरेटिव में बदलाव। नैरेटिव में बदलाव कैसे? पुलिस की जो शुरुआती इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है, जो लाश मिलने पर मौके पर बनती है, उसमें कथित तौर पर लिखा गया था गलत काम करके गला रेत कर हत्या। अच्छा, इंक्वेस्ट रिपोर्ट में ये लिखा था? हाँ, ये शुरुआती आकलन जो शायद मौके के हालात देखकर किया गया होगा, वो बाद में जो आत्महत्या या जानवर के हमले वाली थ्योरी दी गई उससे बिल्कुल अलग है। तो जांच की दिशा ही बदल गई पूरी तरह। बिल्कुल, ये 180 डिग्री का टर्न अपने आप में बहुत शक पैदा करता है, जैसा कि स्रोत पॉइंट आउट करते हैं। इन बड़े सवालों के अलावा भी कुछ और पॉइंट्स हैं जो शक पैदा करते हैं। एक तो है वो कथित सुसाइड नोट। हाँ, सुसाइड नोट का भी जिक्र है। पुलिस ने ये नोट लाश मिलने के कई दिन बाद 18 अगस्त को पेश किया। हाँ। पहला सवाल तो ये कि इतने दिन बाद ये अचानक कहां से आ गया? टाइमिंग अजीब है। दूसरा, इसकी हैंडराइटिंग पर गंभीर सवाल हैं। दस्तावेज बताते हैं कि लिखावट बहुत साफ है, जैसे किसी ने आराम से बैठकर लिखा हो। जबकि ऐसी हालत में तो हाथ कांपता है, लिखावट बिगड़ जाती है। बिल्कुल। और नोट में आत्महत्या के इरादे का कोई सीधा स्पष्ट जिक्र भी नहीं है। ये भी अजीब है। दूसरा ऐसा ही संदिग्ध पॉइंट है कीटनाशक खरीदने का दावा। पुलिस ने एक दुकान का बिल और रजिस्टर की एंट्री दिखाई, ये साबित करने के लिए कि मनीषा ने खुद खरीदा था। लेकिन स्रोत सवाल उठाते हैं, क्या कोई इंसान जो सुसाइड करने जा रहा हो वो दुकान से जहर खरीदने के बाद उसका पक्का बिल मांगेगा और रजिस्टर में एंट्री भी करवाएगा? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, ये व्यवहार थोड़ा अस्वाभाविक लगता है ऐसी स्थिति में। और कीटनाशक के सोर्स को लेकर एक और संभावना भी दस्तावेज सामने रखते हैं। क्या? कुछ एक्सपर्ट्स का हवाला देते हुए बताया गया है कि खेतों में जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड यूज होते हैं वो ग्राउंड वाटर को कंटैमिनेट कर सकते हैं, मतलब दूषित कर सकते हैं। अच्छा। तो अगर किसी ने खेतों में लगे ट्यूबवेल का पानी पिया हो तो उसके शरीर में इसके ट्रेसेस मिल सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ इसकी मौजूदगी को सीधे सीधे आत्महत्या मान लेना चाहिए? ये एक अहम नुक्ता है और एक बहुत बड़ा सवाल है मौत के असल समय को लेकर। हाँ, टाइम ऑफ डेथ। दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ने कहा कि मौत 2-3 दिन पहले हुई, लेकिन यहाँ फोरेंसिक एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान कुछ और ही कहानी कहता लगता है, जैसा स्रोतों में लिखा है। कीट विज्ञान? वो कैसे? लाश पर मैगेट्स यानी कीड़े नहीं पाए गए थे, जबकि आमतौर पर खासकर बारिश के मौसम में मौत के 24 घंटे के अंदर लाश पर मैगेट्स आ जाते हैं। अच्छा, कीड़े नहीं थे? नहीं, हाँ, लाश पर मक्खियों के अंडे जरूर मिले थे और वो मौत के 2-3 घंटे के अंदर ही दे दिए जाते हैं। ओके, तो अगर कीड़े नहीं थे, सिर्फ अंडे थे, तो इसका मतलब है कि मौत बहुत हाल ही में हुई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के 2-3 दिन पहले वाले टाइम से बिल्कुल अलग। तो ये वैज्ञानिक तथ्य मौत के समय पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। संभवतः मौत पहले पोस्टमार्टम 14 अगस्त शाम 7 बजे से 24 घंटे के भीतर हुई, यानी 13 अगस्त शाम 7 बजे के बाद। हाँ, ये एक मजबूत वैज्ञानिक तर्क है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और ये ऑफिशियल टाइमलाइन के बिल्कुल उलट जाता है। जनता का दबाव जब बहुत बढ़ गया, प्रदर्शन हुए, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, मामले की सीबीआई जांच और दिल्ली एम्स में तीसरे पोस्टमार्टम की घोषणा की। अच्छा, सीबीआई जांच और तीसरा पोस्टमार्टम। हाँ। हालांकि इस घोषणा के बाद भी स्रोत एक गहरी चिंता जताते हैं। उनका मानना है कि शुरुआती जांच और पहले 2 पोस्टमार्टम में जैसी गड़बड़ियां हुई हैं, चाहे वो लापरवाही हो या जानबूझकर, उससे सबूतों को इतना नुकसान हो चुका है कि अब सच का सामने आना बहुत मुश्किल लगता है। मतलब सबूत नष्ट हो चुके होंगे या इतने कमजोर हो गए होंगे। हाँ, और अगर भविष्य में कोई आरोपी पकड़ा भी जाता है तो इतनी कमजोर जांच और इतने झोल वाले सबूतों के आधार पर उसे संदेह का लाभ यानी बेनिफिट ऑफ डाउट मिलने की पूरी आशंका रहती है। और उसका फायदा हमेशा आरोपी को मिलता है। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वो मनीषा की मौत के मामले में कई गंभीर गड़बड़ियां और अनसुलझे सवाल पेश करते हैं। पुलिस जांच में लापरवाही, 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में जमीन आसमान का फर्क, मौत के समय पर वैज्ञानिक संदेह और देर से आए सुसाइड नोट की सच्चाई पर सवाल। हाँ, इन सब जानकारियों के आधार पर स्रोतों का निष्कर्ष तो काफी साफ लगता है। वो इसे सीधे सीधे हत्या का मामला मानते हैं, जिसमें रेप या रेप की कोशिश की भी पूरी संभावना है।
उनका तर्क यही है कि लापरवाही और शायद जानबूझकर की गई हेरफेर ने केस को इतना बिगाड़ दिया है कि अब न्याय की उम्मीद बहुत धुंधली लगती है। और ये पूरी स्थिति हमें एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। क्या? कि जब किसी मामले की नींव ही यानी उसकी शुरुआती जांच, सबूत इकट्ठा करने का तरीका ही इतना गड़बड़ियों और शक से भरा हो, तो फिर उस पर न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? सही बात है। ये उन सिस्टम्स पर सोचने को मजबूर करता है जिन पर हम सच और जवाबदेही के लिए निर्भर हैं। बिल्कुल।